खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360 सोमवार से शुक्रवार जी बिजनेस पर। नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज का शो उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे अगले साल या तो नर्सरी में एडमिशन लेने को तैयार है या फिर हायर एजुकेशन के लिए किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी की तलाश में है। अच्छे स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना हर बच्चे और माता पिता का सपना तो है ही, पर बढ़ती फीस अक्सर टेंशन बढ़ा देती है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन इन्फ्लेशन ही हर साल 11 से 12% की दर से बढ़ रहा है। तो आपको कैसे इन्फ्लेशन प्रूफ पढ़ाई की प्लानिंग करनी है, इस पर करने वाले हैं आज अब खास चर्चा। मतलब कहां करें निवेश, कब करें निवेश, नर्सरी से हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई की पूरी प्लानिंग की गाइड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ है। हेमंत जी और पूनम दोनों का स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। कई ऐसे अभी दर्शक हमें देख रहे होंगे जो कि इस दुविधा में होंगे कि बच्चे को अब अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करानी है तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाए। इसलिए आप दोनों बहुत ही परफेक्ट गेस्ट हैं हमारे लिए इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि सही इन्फ्लेशन प्रूफ प्लानिंग कैसे हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना और समझना है, और पूनम मैं आपसे शुरुआत करूंगी, हम क्यों कहते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसकी प्लानिंग बहुत ही पहले से कर लेनी चाहिए, और यह भी समझना जरूरी है बहुत पहले मतलब कब, वो टाइम फ्रेम या फिर वो उम्र कौन सी होनी चाहिए जब आपको लगता है कि नहीं अब हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। स्वाति, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल है। जब हम अपने फाइनेंशियल गोल्स वन बाय वन जब जॉट डाउन करते हैं तो मुझे लगता है कि स्पेशली इन इंडिया बच्चों के एक तो ये एजुकेशन मैरिज गोल यानी बच्चों रिलेटेड गोल्स और एक रिटायरमेंट गोल, ये दो बहुत ही अहम ऐसे दो फाइनेंशियल गोल है जिसकी तैयारी बहुत जल्दी और बहुत शुरुआत में कर देनी चाहिए, यानी एज अर्ली एज यू कैन। यानी दो फाइनेंशियल गोल है जिसकी तैयारी बहुत जल्दी और बहुत शुरुआत में कर देनी चाहिए, यानी एज अर्ली एज यू कैन, यानी जैसे आप पहली कमाई करें तभी से आपको ये शुरुआत करनी चाहिए रिटायरमेंट की ऑफकोर्स। बट बच्चों की आजकल जो मैरिजेबल एज है वो थोड़ी बढ़ गई है, यानी नॉर्मली जो एज ऑफ मैरिज 30 इयर्स हो गई है। तो ऐसे में आप जैसे ही आपकी शादी होती है मुझे लगता है तभी से, क्योंकि शादी के बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में वो होता है चाइल्ड। तो चाइल्ड की प्लानिंग अगर हम तभी से करेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से, बहुत इफेक्टिवली, और ये जो इन्फ्लेशन की हमने बात करी ये एक बहुत अहम हिस्सा है इस पूरी प्लानिंग का, उसको मद्देनजर रखते हुए आप आराम से जो बढ़ती कीमतें होती जा रही है, जो बहुत फैंसी आजकल एजुकेशन नीड्स होती जा रही है, जिसके अंदर ना ही खाली एजुकेशन फीस की बात हम करें मगर और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर हमें ध्यान रखना है, जो हम आजकल के पेरेंट्स और आजकल का जनरेशन और पहले भी जैसे हमेशा ही हम अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए। और एजुकेशन के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज ले लीजिए आप, दूसरी जो डेवलपमेंट रिलेटेड क्लासेस होती हैं, प्राइवेट ट्यूशंस पेरेंट्स दिलवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है स्कूल आने जाने का, प्रोजेक्ट वर्क्स इतने इमेंस होते हैं। तो जो फैंसी चीजें और जो डेवलप होती है वो सभी को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए ताकि वो बहुत छोटे अमाउंट में बहुत इफेक्टिव हो। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूनम यहाँ पर बताया है कि हम ये तो सोच लेते कि हमें बच्चे की फीस भरनी है स्कूल की मंथली, लेकिन उसके आसपास के जो खर्चे हैं जो अभी हम दिखा भी रहे हैं मिससेलेनियस जिसे कहते हैं, और जो हिडन रह जाते हैं और हम उनको एक्चुअली स्कूल फीस में काउंट नहीं करते हैं। जब आप अपने कई जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नर्सरी में उनका एडमिशन करा चुके होंगे, उनको ये बखूबी मालूम होगा कि नर्सरी एडमिशन की फीस अपनी तरफ है, किताबों का खर्च हो गया,
फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। अगर मानिए आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो प्राइवेट ट्यूशन का खर्च है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, आजकल तो अलग अलग एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चों को कराई जाती है। ये तमाम जो ऐसे डे केयर फीस है, कई जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डे केयर में रखते हैं तो वो अपार्ट फ्रॉम स्कूल फीस के खर्चे हैं। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए एक पूरी होलिस्टिक प्लानिंग करने की जरूरत है अगर हम इनिशियल पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हेमंत जी, आपकी नजर में ये जो पढ़ाई की प्लानिंग है बहुत ही इनिशियल स्टेज में, इसको कैसे प्लान किया जाए? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर साल जो पढ़ाई का खर्च है वो 11 से 12% तक बढ़ता जा रहा है। जी स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, हमने देखा कि ये हम सिर्फ चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, हर स्टेज पे ये सिर्फ ट्यूशन फीस की बात नहीं है, उसके साथ में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के टाइम तो होता ही है, और जैसा मैंने कहा कि आप कॉलेज एजुकेशन और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपको करना है, वहां पे भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप हर चीजों को ध्यान में रख के प्लान करें। अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए अब शुरुआत में अगर हम देखें, और ये एजुकेशन गोल एक ऐसा गोल है जिसमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी है, आपकी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट भी है और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट भी है। जैसे अगर हम बात करें कि बिल्कुल शुरुआत की जो पढ़ाई है, एक समय ऐसा था कि पेरेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनका फोकस जो था वो हमेशा कॉलेज एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन पे रहता था। लेकिन अब जो है, स्पेशली अगर आप देखें प्राइवेट स्कूल्स में फीस ज्यादा है और जो अदर एक्सपेंसेस की आपने बात की वो काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म है। एज ए पेरेंट हो सकता है कि अगर मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में ही आपका खर्चा 2-2.5 लाख रुपए है, तो ये काफी सारे पेरेंट्स के लिए ये मुश्किल हो सकता है इतना बड़ी एक साथ इतनी रकम को जुटाना। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी चाहे आप प्राइमरी स्कूल की बात करें या बाद की बात करें, तो मुझे लगता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होने की जरूरत है। आपको प्लान करने की जरूरत है जब आपको पूरी साल की फीस देनी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ऑप्शंस थोड़े ध्यान से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है और आप नहीं चाहते, क्योंकि इंपॉर्टेंट गोल है, आप नहीं चाहते कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे वॉलेटिलिटी हो या नुकसान हो जाए। तो प्लान करना तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं कहूंगा, जैसे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जैसे म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स हैं, उनको अगर आप देखें तो सेविंग बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लिक्विडिटी भी है आपके पास और सेफ्टी भी है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, प्लान कीजिए शुरुआत से और सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करके तभी आप इंश्योर कर पाएंगे कि जो भी आपको पैसा पे करना है वो द ईयर वो आप पे कर सके। और तो आपने कहा कि लिक्विड फंड एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपने पैसे पार्क करने का, क्योंकि यूजुअली ये तो बहुत ही आम बात है कि शादी से लेकर बच्चे की पढ़ाई तक का जो गैप होता है उसको हम शॉर्ट टर्म गोल के तौर पर ही मानते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। क्योंकि बच्चे को नर्सरी में अगर डालना है तो बीच का एक छोटा सा 3-4 साल का डिफरेंस भी हो सकता है ऑन एन एवरेज। तो कौन से फंड्स आपकी नजर में हेमंत जी आप रेकमेंड कर सकते हैं विद इन लिक्विड कैटेगरी? देखिए, आईसीआईसी प्रू लिक्विड फंड देख सकते हैं आप, कोटक लिक्विड फंड या एबीएसएल लिक्विड फंड। अमूमन आप देखेंगे कि लिक्विड फंड में रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट ये एक ऐसे फंड है जिनकी विद इन कैटेगरी आप देखें तो इनकी परफॉर्मेंस जो पीयर ग्रुप से थोड़ी बेटर है। ओके, इसमें इस स्टेज में आमतौर पर पूनम जो एक ट्रेंड पॉपुलर हुआ वो है चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड का भी, क्योंकि उसमें उसका जो एक्चुअली लॉक इन होता है वो ये कि या तो 5 साल का है या फिर जब तक बच्चा 5 साल हो जाता है उस पर मैच्योरिटी हो जाती है। तो क्या चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड एक तरीका हो सकता है बच्चे की नर्सरी की एजुकेशन को प्लान करने का? स्वाति, बिल्कुल इस तरह के फंड्स जब मार्केट में लॉन्च होते हैं तो एक अवेयरनेस जैसी क्रिएट होती है कि हाँ, बच्चों से रिलेटेड एक है तो और एक इमोशनल वैल्यू उसके साथ जुड़ती है। और लॉक इन वाला फंडा बहुत अच्छा है इसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि आप उस पैसे को तब तक छूते नहीं है और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उसमें लेता है। तो ये तरह के जो फंड्स हैं वो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, पर बहुत मरतबा मैंने ऐसे देखा है ऐसे फंड्स में बहुत एग्रेसिवनेस नहीं होती, क्योंकि 5 ही साल का वो होराइजन लेके चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हमने अभी बात करी
कि जब आप जस्ट मैरिड होते हैं, जो अर्ली स्टार्टर्स हैं, वो अगर जस्ट मैरिज के बाद शुरू करें तो उन्हें डेफिनेटली 6 to 7 years का टाइम मिलता है, अगर सब कुछ पीरियोडिकली समय से होता है। बच्चा से बर्थ से लेके जब वो स्कूल में जाता है वो 6-5 साल का होता है, तो जो 6 साल का समय मिलता है उसमें अच्छी कंपाउंडिंग बन सकती है। एक तो ये बात है स्वाति, और दूसरा मैं एक बात में बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चे की प्लानिंग करें तो सबसे पहले जो बच्चे से रिलेटेड गोल्स, मैरिज एंड एजुकेशन का जो गोल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए एक टर्म प्लान पेरेंट्स जरूर खरीदें, जिससे कि हर तरह की सिचुएशन में आपके बच्चे के पास वो एजुकेशन पूरी करने के लिए फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम जब टर्म प्लान लेते हैं तो हम नॉर्मली हमारी लायबिलिटीज और हमारे ऊपर जो दूसरे घर खर्च के लोड्स हैं उस पे हम लेते हैं, और जो एजुकेशन रिलेटेड जो हम इन्फ्लेशन की बार बार बात करते हैं उसे फैक्टर इन नहीं करते, और इससे हम पीछे इसमें डेफिनेटली गैप आ सकता है। तो एक टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि जो बढ़ते जो खर्च हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, हेल्थ केयर के, वो आपकी सेविंग में जरूर डेंट डाल सकते हैं। और आपने देखा ही है कि जो समय है अबाउट द हेल्थ सिचुएशंस बहुत ही वोलेटाइल है, बीमारियां और ये सब की वजह से। तो एक ये 2 प्लानिंग पहले करके आप ये मंथली प्लानिंग शुरू करें। जैसे हेमंत जी ने इतने अच्छे से बताया कि जो भी करें उसमें ये मंथली इन्वेस्टमेंट वाला जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना अर्ली शुरू करें उतना अच्छा है। तो जो चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि उसके साथ एक इमोशनल क्वेश्चन जुड़ जाता है, पर उसमें न रह के भी आप दूसरी प्लानिंग भी कर सकते हैं, ताकि आप एग्रेसिव प्लान्स अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चुन सकें, क्योंकि उनमें जो रिस्क फैक्टर है वो शायद थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि अगर 7 साल का समय आपको पहले फेज के लिए मिल रहा है तो आप एक अग्रेसिव प्लानिंग डे 1 से शुरू कर सकते हैं, और फिर उसको आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छी कंपाउंडिंग का रिजल्ट उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि अलग अलग पड़ाव है बच्चे की पढ़ाई के, हमने नर्सरी के पड़ाव की बात की कि आपको पहले से ही तैयारी करने की जरूरत है। हेमंत जी ने बताया कि लिक्विड फंड ऐसी कैटेगरी हो सकती है जहां पर आप अपने पैसे रख सकते हैं, बैंक अकाउंट से बेटर है तो वहीं रखें। पूनम का मानना है कि चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड एक इमोशनल क्वोशंट उससे जुड़ा होता है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बच्चा होने से पहले ही एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस दुरुस्त रखना चाहिए, वो एक सिक्योरिटी के लिए काफी सही है। अब अंडर ग्रेजुएट स्टेज पर आते हैं। एक बार बच्चे ने स्कूल पास कर लिया, 10th के बाद एक स्ट्रीम सिलेक्ट बच्चे करते हैं कि उन्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स में जाना है, उस हिसाब से वो अपने आगे का करियर पाथ चुनते हैं। हमने एक अगर आंकड़ों की बात करें, जेनरिक हमने एक डीयू के इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स, जो डीयू के टॉप कॉलेजेस हैं, उनकी एक सालाना फीस स्ट्रक्चर निकाली है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स फीस के लिए, जो कि 3 साल का होता है, वहां पर कितनी फीस आज की तारीख में है। तो जैसे जाना माना कॉलेज सेंट स्टीफेंस, उसमें लगभग 45 और 46 हजार की सालाना फीस है। एसआरसीसी में लगभग 33 हजार की फीस है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स फीस की हम बात कर रहे हैं। एलएसआर में 18,550 से ऊपर की फीस हमें देखने को मिलती है। हिंदू में लगभग 20,000, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगभग 34,000 की फीस है, और ये सिर्फ 1 साल की फीस हम बता रहे हैं। तो ये अंडर ग्रेजुएट का जो ये एक फेज है हेमंत जी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसी स्टेज पर बच्चा अगर अब्रॉड जाने की सोचा, अगर पेरेंट्स को लगता है कि इमीडिएटली आफ्टर 12 बच्चे को बाहर भी भेजना है, तो तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। देश हो या विदेश हो, तो आपको एक बड़े कॉर्पस की जरूरत है, कीपिंग इन माइंड ये जो आपका गोल है ये लंबी अवधि का है। स्वाति, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये एक ऐसा गोल है जिसमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी है, मीडियम टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। तो ये गोल जो है बाकी गोल से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें पता है जनरली अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि उससे पहले आपको रिटायरमेंट के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस यू डिसाइड सडनली कि हमें अर्ली रिटायरमेंट लेनी है। यहाँ पे आपको पता है कि एक प्रोसेस चलेगा, राइट? प्राइमरी स्कूल होगा, फिर अंडर ग्रेजुएट होगा, फिर उसके बाद आप जाके हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आपको जब प्राइमरी स्टेज पे अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां भी
एजुकेशन महंगी है, तो जैसे मैंने कहा था कि लिक्विड फंड को देखें आप, बट उसी समय पे आप कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन की भी तैयारी करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको बाद के लिए छोड़ देंगे, और क्योंकि जैसा हम जानते हैं इन्फ्लेशन, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि एजुकेशन इन्फ्लेशन हमारे देश में करीब करीब 12% है, जो एवरेज इन्फ्लेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो जैसा मैंने कहा कि वो पैरेलली करना है, प्राइमरी के लिए भी अप्लाई आपके लिए प्रोवाइड करना है आपको, कॉलेज एजुकेशन के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है, और हायर एजुकेशन के लिए भी आपको साथ साथ में शुरुआत करना है। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो जो भी बनेगा एजुकेशन के लिए, उसके 3 हिस्से होंगे, और रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल अलग अलग होगी। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए अपने बच्चे को अगर बाहर भेजना है, तो आज अगर मान लीजिए वहां पे 4 साल का कोर्स होता है, तो उसमें करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 15 साल के बाद अपने बच्चे को वहां भेजने वाले हैं, तो रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा, मतलब हम 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडियन एजुकेशन की भी बात करें कि 25 साल, अगर आप 25 लाख आपकी कॉस्ट बैठती है मान लीजिए, तो भी 15 साल के बाद वो करीब करीब 1.4 करोड़ हो जाएगी। तो आपको इन्फ्लेशन पकड़ के चलना है, आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा, और वहां पे फिर आप, जैसे हमने कहा था कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट अगर है तो लिक्विड में देखें, यहाँ पे फिर आपको जाहिर सी बात है कि ऐसी ऑप्शन और ऐसे एसेट क्लास देखनी पड़ेगी जो, क्योंकि 12% का इन्फ्लेशन है, जो उससे ज्यादा आपको रिटर्न दे सके। तो फिर कहीं ना कहीं इक्विटी जो है वो आपके इस पर्टिकुलर गोल के लिए, इस स्टेज के लिए जो पोर्टफोलियो बनेगा, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे पूनम ने भी कहा कि चाइल्ड प्लान्स है, म्यूचुअल फंड्स की है, इंश्योरेंस की है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने टर्म प्लान ठीक से लिया, क्योंकि टर्म प्लान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूनम ने बहुत अच्छे से बताया कि टर्म प्लान अगर आपने ले लिया तो आपने वो रिस्क कवर अगर आप कर लिया, फिर मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन जो है वो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ एक फेज के लिए आप प्लान मत कीजिए, आपको तीनों फेज के लिए एक साथ में पैरेलली प्लान करने की जरूरत। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बच्चा नर्सरी में चला गया तो नर्सरी की पहली प्लानिंग कर ली, फिर हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बच्चे के स्कूल में जाने से पहले ही तीनों स्टेजेस की प्लानिंग करनी है, नर्सरी, अंडर ग्रेजुएट, हायर एजुकेशन, जैसा कि हेमंत जी ने बताया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जानना जरूरी है किस पॉइंट पे आपको अगर लगता है तो आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए, कितना एडवाइजेबल ये है, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। तो बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग नर्सरी से हायर एजुकेशन तक, इसकी पूरी गाइड आज हम आपको देने की कोशिश करें। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी है, पूनम रूंगटा से हम कर रहे हैं खास चर्चा। अब तक हमने नर्सरी एजुकेशन, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन, इसकी बात की, हायर एजुकेशन के लिए बच्चा देश में पढ़े या विदेश में पढ़े तो कैसे तैयारी की जरूरत है। उससे पहले जो बात यहाँ पर लगातार और बार बार आ रही है वो है 12% के एजुकेशन इन्फ्लेशन की। अब आज की तारीख में देखें हेमंत जी, जैसा आपने बताया कुछ समय पहले कि अगर 11 से 12% के इन्फ्लेशन को मात देनी है तो इक्विटी फंड उसको मात दे सकता है। अभी हम आपको एक ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, टेबल भी दिखाते हैं कि अलग अलग जो आज की तारीख में जो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें लोग यूजुअली लंबे अवधि के लिए अपना पैसा डालते हैं, लंबे गोल्स के लिए, उसमें आपको लगभग कितना रिटर्न मिलता है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर आप 1000 महीने का निवेश भी करते हैं आगे 10 या 15 सालों के लिए, तो कितनी पूंजी आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इक्विटी फंड्स को देखते हैं जो कि टक्कर का, मतलब 12% का अनुमानित रिटर्न आपको दे सकती है। ईपीएफ में आपको मालूम है 8.15% का ब्याज मिलता है, लेकिन ये भी तब जब आप नौकरी पेशा हैं और ये अमाउंट आपको बाद में मिलेगा अपने रिटायरमेंट पर। सुकन्या समृद्धि एक अच्छा ऑप्शन है जो कि बेटियों के लिए है, 8% का, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं है एज पर एजुकेशन इन्फ्लेशन। फिक्स डिपॉजिट कई लोग सेफ मानते हैं, लेकिन कितना ही मिल रहा है, 7%, अगर हायर से हायर अगर हम इसको समझे भी। पीपीएफ में 7.1% मिल रहा है। तो 1000 का निवेश अगर 10 या 15 साल में करें तो इक्विटी में 15 साल के बाद 5 लाख बनेंगे। तो ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एफडी और पीपीएफ में लगभग 4.25 से 3.5 लाख के बीच ही आपको ये अमाउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही चुनने की जरूरत है अगर फीस का बोझ कम करना है। तो ऐसे में
हेमंत जी, आपने मैं विदेश की तरफ जरा, क्योंकि लोगों में ज्यादा क्रेज अब हो रहा है कि बच्चे उनके फॉरेन में जाके पढ़ें, कुछ अलग तैयारी करने की जरूरत है? मतलब क्योंकि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं या बाहर पढ़ाने का खर्च ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देश में, तो वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रहेगी और उसमें कुछ फंड्स जिसका चुनाव किया जा सकता है, आपकी नजर में क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वाति, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि देखिए ब्रॉडली आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को या आपके बच्चे को बाहर जाना है एजुकेशन के लिए, तो आप देखते हैं कि अच्छा कौन से कंट्री में जाएंगे और किस तरह का कोर्स करेंगे, क्योंकि अर्ली स्टेज में ये डिसाइड करना बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बट आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको प्लान करना है, तो आपके मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपके बच्चे को अगर यूएस में जाके एजुकेशन करनी है, अंडर ग्रेजुएशन करनी है या एमबीए करना है या हायर एजुकेशन करना है, उसके हिसाब से आप प्लान करना शुरू करते हैं। हो सकता है इवेंचुअली वो यूके में जाए या कहीं और जाए, बट जैसा मैंने कहा कि ये क्लैरिटी थोड़ी चाहिए कि आपको चलिए आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना है और बच्चे को भी क्लैरिटी है कि उनको बाहर जाना है, तो आप फिर एक कॉस्ट लेके चलते हैं कि आज के समय पे जो एजुकेशन कॉस्ट है वहां पे कितनी है, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और है। जैसे हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे बात की, तो हमने एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात की। बाहर जाने में एक और चीज को आप पे ध्यान रखना है कि रुपी जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डेप्रिशिएट होता है, राइट? तो अगर वो 3 या 4% हर साल अगर डेप्रिशिएट होता है और आपको अगर 15 साल के बाद अपने को बच्चे को भेजना है, तो इन्फ्लेशन का तो ध्यान रखना ही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पैसा भेजेंगे बाहर 15 साल के बाद, तब तक रुपी कितना डेप्रिशिएट करेगा, क्योंकि वो भी आपकी कॉस्ट को ऐड करता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो, तो मेरा मानना है फिर से यहाँ पे कि क्योंकि बहुत बड़ी लागत है, बहुत बड़ी कॉस्ट है वहां पे, अगर आपको खुद से अगर उसको फंडिंग करना है, जितना जल्दी शुरुआत करें। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मिक्स हो सकता है, वो डोमेस्टिक इक्विटी भी हो सकता है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप जो रुपी में जो डेप्रिसिएशन होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको अगर आप किसी तरीके से हेज करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को यूएस भेजना चाहते हैं, तो यूएस मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो क्योंकि जब वो पैसा वापस आप मंगाएंगे भी दोबारा भेजने के लिए, तो वो जो रुपी डेप्रिशिएट जितना हुआ होगा उतना वहां से आपको कहीं ना कहीं वो हेज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बदलाव होगी स्ट्रेटेजी में कि जब आप पोर्टफोलियो बनाए तो देखिए कि यूएस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना पैसा लगाएं, ताकि जो रुपी डेप्रिसिएशन से जो आपकी जो कॉस्ट पड़ने वाली है उसको कुछ हद तक आप डेफिनेटली आप हेज कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है अगेन कितनी कॉस्ट है आज, 15 साल के बाद या 10 साल के बाद जब भी आपको बच्चे को भेजना कितना होगा, और अगेन प्रीडोमिनेटली इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पे डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इक्विटी का, ताकि जैसा मैंने कहा कुछ हद तक लागत को आप थोड़ा सा हेज कर सकें। हेमंत जी, फंड्स भी बता दीजिए कौन से रह सकते हैं आपकी नजर में? देखिए, अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो कुछ ऐसे फंड जो हमेशा मेरा मानना है कि वेल डाइवर्सिफाइड हो, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जैसे निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें अराउंड 18% पैसा जो है वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट होता है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इमर्जिंग फंड। यूएस मार्केट में जैसा हम जानते हैं काफी समय से म्यूचुअल फंड्स फ्रेश पैसा नहीं ले रहे थे, लेकिन कुछ फंड्स अभी पैसा ले रहे हैं, तो वो फंड को आप देख सकते हैं, जैसे निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है वो एक देख सकते हैं, और या फिर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 और मोतीलाल ओसवाल S&P 500। ये जो फंड्स हैं ये आपको अलाउ करते हैं आप इंटरनेशनल यूएस मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, और जैसा मैंने कहा कुछ हद तक डेफिनेटली अपनी जो कॉस्ट जो बढ़ेगी यहां से उसको हेज कर सकते हैं। जी पूनम, एजुकेशन लोन कब लेना सही है? ये काफी पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल रहता है। स्वाति, जो हायर एजुकेशन का पार्ट है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगता है कि लोन लेना सही रहता है, क्योंकि बच्चे 2 या 3 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, उसके बाद जो चाइल्ड का जो एजुकेशन पूरा होने के बाद उनकी जो जॉब लगती है उसके साथ वो लोन रिपेमेंट खुद से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्पेशली अब्रॉड गोइंग चिल्ड्रन के लिए लोन लेना सही रहेगा, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट भी बहुत फेवरेबल होता है और आराम से आपको
एज अ पेरेंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं बाहर जाके पढ़ने के लिए। बाहर जब बच्चे जाते हैं तो वो साथ साथ वहाँ काम भी करके अपना फंडिंग खुद कर सकते हैं। तो जो लोन लेने की प्रक्रिया, बिकॉज हम ऑलवेज डेट फ्री रहने की कोशिश करते हैं, और नेचुरली जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो नेचुरली योर एज व्हेन यू स्टार्ट एट 30, आफ्टर 20 इयर्स यू आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स रिटायरमेंट, यू डोंट वांट एक और लोन आप अपने सिर पे लें, क्योंकि हम जवाबदारियां पूरी करते हैं उस समय तक अपने पर्सनल गोल्स, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। तो तब तक हमें तो लोन फ्री रहना है, हो ही जाना है। इसलिए बच्चे के लिए आप एजुकेशन लोन उस वक्त ले तो वो बेहतर, हर तरीके से बेहतर रहता है। तो लोन हम तभी करें, मगर जैसे हेमंत जी ने अच्छे से बताया, अगर आप शुरू से प्लानिंग अच्छे से करें तो मुझे नहीं लगता लोन भी लेने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत आराम से आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हुए ये सारे जो भी चाइल्ड एजुकेशन रिलेटेड, अदर होलिस्टिक डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी आपके नीड्स है आप पूरे कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, एक महज 5 से 6 हजार की SIP जिस दिन आपकी शादी हो आप शुरू करें, और उसमें हर साल 10% का इजाफा करते रहे, टॉपअप करते रहे अपने SIP में। अगर अगले 10 साल तक आप उसको टॉपअप करते रहे, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी गोल के लिए कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। बहुत आराम से आपके सारे एजुकेशन रिलेटेड। जी बिल्कुल, तो ये रही बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग के टिप्स हमारे आज के एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी और पूनम रूंगटा की तरफ से। धन्यवाद दोनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।